नमस्कार। आज हम एक काफी अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, चिंता यानी एंजाइटी। हाँ, एंजाइटी। लेकिन वो रोजमर्रा वाली घबराहट नहीं, बल्कि इसके वो रूप जो एक समस्या बन जाते हैं। खासतौर पर पैनिक अटैक और फोबिया पर हम ध्यान देंगे। बिल्कुल। हमारे पास कुछ अकादमिक स्रोत हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनसे जो काम की बातें हैं वो निकाल कर समझें कि ये चीजें असल में क्या हैं, क्यों होती हैं और इनसे कैसे निपटा जा सकता है। हाँ, एक गहरी चर्चा करते हैं इस पर। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि थोड़ी बहुत चिंता तो ठीक है, बल्कि जरूरी भी होती है शायद। हाँ, बिल्कुल। जैसे इम्तिहान से पहले थोड़ी टेंशन हो तो उससे पढ़ने की प्रेरणा मिलती है। सही बात है। उसे हम अडेप्टिव एंजाइटी कह सकते हैं, मतलब जो हमें मदद करे। पर जब यही चिंता इतनी बढ़ जाए कि आप मान लीजिए इम्तिहान हॉल में गए और सब भूल गए, या फिर रोज के काम ही नहीं कर पा रहे डर के मारे, जी, तब ये एक समस्या है। हाँ, तब वो पैथोलॉजिकल या विकृत चिंता बन जाती है। विकृत चिंता। और यहीं पर देखिए, डर और चिंता का फर्क समझना भी बड़ा जरूरी है। अच्छा, क्या फर्क है? डर होता है किसी असली सामने मौजूद खतरे का रिएक्शन। जैसे कोई जानवर पीछे पड़ जाए तो आप भागेंगे, वो लड़ो या भागो वाली प्रतिक्रिया है। चिंता थोड़ी अलग है। ये भविष्य के किसी संभावित खतरे को लेकर होती है। वो खतरा शायद अभी साफ भी ना हो, मतलब अभी हुआ नहीं है पर हो सकता है, ऐसा डर। एग्जैक्टली। और जब ये चिंता हद से ज्यादा हो, अवास्तविक खतरों को लेकर हो और इंसान कुछ करने की बजाय सुन्न पड़ जाए, तब ये प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। हमारे जो स्रोत हैं उनमें कई तरह के एंजाइटी डिसऑर्डर्स का जिक्र है, जैसे पैनिक डिसऑर्डर, फोबिक डिसऑर्डर, GAD यानी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, OCD, PTSD। काफी लंबी लिस्ट है। हाँ, कई सारे हैं। पर आज हम खास तौर पर पैनिक और फोबिया पर ही फोकस रखेंगे। ठीक है। वैसे इन सभी चिंता विकारों में कुछ चीजें कॉमन होती हैं। जैसे सोचने के स्तर पर, कॉग्निटिव लेवल पर खतरे का एक एहसास बना रहता है। फिजिकली शरीर में बदलाव आते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, मतलब वो हार्ट रेट बढ़ना, कांपना। हाँ, दिल जोर से धड़कना, पसीना आना, कंपकपी। और बिहेवियरल लेवल पर लोग अक्सर उन चीजों या जगहों से बचने लगते हैं, अवॉइडेंस। ठीक है, तो चलिए पैनिक डिसऑर्डर से शुरू करते हैं। ये पैनिक अटैक, ये होता क्या है असल में? पैनिक अटैक बेसिकली अचानक से उठने वाला डर या घबराहट का एक जैसे तूफान समझ लीजिए। तूफान? हाँ, बहुत तेज, इंटेंस फियर। और ये बहुत तेजी से, मतलब अक्सर 10-15 मिनट में ही अपने पीक पे पहुंच जाता है। सोचिए, आप आराम से बैठे और अचानक लगे कि बस जान निकली जा रही है। सुनने में बहुत डरावना लग रहा है। इसको पैनिक डिसऑर्डर कब कहा जाता है? सिर्फ एक अटैक से तो नहीं? नहीं, पैनिक डिसऑर्डर तब डायग्नोस होता है जब ये अटैक बार बार होने लगे, और वो भी अप्रत्याशित रूप से, मतलब बिना किसी साफ वजह के। अच्छा। और साथ में व्यक्ति को कम से कम 1 महीने तक या तो इस बात का लगातार डर सताए कि कहीं अगला अटैक न आ जाए, या फिर वो इन अटैक से बचने के लिए अपने बर्ताव में, अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव करने लगे। ओके, और अटैक के दौरान होता क्या है? क्या लक्षण होते हैं? इसमें कई लक्षण हो सकते हैं। DSM-4 में तो 13 लिस्टेड हैं, पर कुछ मुख्य लक्षणों की बात करें तो शारीरिक लक्षण होते हैं, जैसे दिल बहुत तेज धड़कना, पसीना आना, कांपना या थरथराना, सांस की कमी महसूस होना, या जैसे दम घुट रहा हो, गले में कुछ अटकने जैसा। हाँ, चोकिंग सेंसेशन, सीने में दर्द या बेचैनी, मतली या पेट में गड़बड़ होना। और साथ ही कुछ मानसिक और भावनात्मक लक्षण भी होते हैं, जैसे चक्कर आना, अस्थिर लगना या बेहोशी जैसा महसूस होना। एक अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे आसपास की दुनिया असली नहीं है, या आप खुद से, अपने शरीर से अलग हो गए हैं। उसे डीरियलाइजेशन या डीपर्सनलाइजेशन कहते हैं शायद। बिल्कुल, डीरियलाइजेशन, डीपर्सनलाइजेशन। फिर कंट्रोल खो देने या पागल हो जाने का डर या मरने का डर, ये बहुत कॉमन है। बाप रे। और इसके अलावा हाथ पैर सुन पड़ जाना या उनमें झुनझुनी होना, जिसे पेरिस्थीसिया कहते हैं, या फिर अचानक बहुत ठंड लगना या गर्मी लगना। डायग्नोसिस के लिए इनमें से कम 4 लक्षणों का होना जरूरी है अटैक के दौरान। तो ये सिर्फ मन का वहम नहीं है, मतलब शरीर पर इसका पूरा असर दिखता है। जाहिर है, ये अनुभव तो बहुत ही भयानक होता होगा। बहुत ज्यादा टेरिफाइंग होता है ये। लोगों को सच में लगता है कि उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है या वो मरने वाले हैं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ उनके कंट्रोल से बाहर हो गया है।
हालांकि ये जानना जरूरी है कि पैनिक अटैक अपने आप में जानलेवा नहीं होते, लेकिन महसूस बहुत ज्यादा डरावने होते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ एक और टर्म आता है एगोराफोबिया। ये क्या है? हाँ, एगोराफोबिया। इसका मतलब है ऐसी जगहों या स्थितियों से डरना जहां से अगर पैनिक अटैक आ जाए तो निकलना मुश्किल लगे या शायद मदद ना मिल पाए। जैसे भीड़ वाली जगह, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, ट्रेन, या फिर शॉपिंग मॉल, सुरंगें, या कई बार तो घर से अकेले बाहर निकलना भी। बहुत से लोगों को पैनिक डिसऑर्डर के साथ साथ एगोराफोबिया भी डेवलप हो जाता है, क्योंकि उन्हें ये डर लगता है कि अगर बाहर कहीं अटैक आ गया तो क्या होगा, वो फट जाएंगे। समझ गया। हालांकि ये भी है कि एगोराफोबिया कभी-कभी बिना पैनिक डिसऑर्डर के इतिहास के भी हो सकता है। इसे थोड़ा और समझने के लिए हमारे स्रोत में माया की एक केस स्टडी है। हाँ। माया एक कॉलेज स्टूडेंट थी। एक दिन वो बहुत भीड़ वाली मेट्रो में सफर कर रही थी और अचानक उसे लगा कि उसका दम घुट रहा है, चक्कर आ रहे हैं, बहुत पसीना आ रहा है। वो कांपने लगी, रोने लगी और उसे लगा कि वो मरने वाली है। टिपिकल पैनिक अटैक। हाँ, उसे अस्पताल ले जाया गया, पर डॉक्टरों ने जांच के बाद कहा कि उसके दिल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस नब्ज थोड़ी तेज थी। लेकिन इस एक अनुभव के बाद माया मेट्रो या भीड़ वाली बसों में जाने से बुरी तरह डरने लगी। धीरे धीरे उसका बाहर निकलना बहुत कम हो गया, उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत गिर गया। ये तो बिल्कुल क्लासिक केस लग रहा है पैनिक डिसऑर्डर विद एगोराफोबिया का। बिल्कुल, एकदम टिपिकल प्रेजेंटेशन है ये। और देखिए, ये समस्या उतनी रेयर भी नहीं है जितनी शायद लगती हो। अच्छा। हाँ, कितना कॉमन है ये। स्रोत बताते हैं कि लाइफ टाइम प्रिवेलेंस, मतलब जिंदगी में कभी न कभी होने की संभावना करीब 3 से 5% लोगों में होती है। 3 से 5%? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, और ये महिलाओं में थोड़ा ज्यादा कॉमन पाया जाता है पुरुषों के मुकाबले। ऐसा क्यों? इसके पीछे शायद कुछ कल्चरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कुछ समाजों में महिलाओं का डर या भावनाएं जाहिर करना शायद ज्यादा स्वीकार्य माना जाता है, और ये अक्सर शुरू होता है लेट एडोलेसेंस या अर्ली एडल्टहुड में, मतलब करीब 15 से 24 साल की उम्र के आसपास। अच्छा, तो अब सबसे बड़ा सवाल कि ये होता क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है? पहले बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें। हाँ, बायोलॉजिकल कारणों में सबसे पहले तो जेनेटिक्स का रोल आता है। मतलब ये परिवारों में चलता है? हाँ, स्टडीज दिखाती हैं कि ये परिवारों में रन करता है। अगर आइडेंटिकल ट्विंस को देखें तो उनमें कॉन्कॉर्डेंस रेट ज्यादा होता है, मतलब अगर एक को है तो दूसरे को होने की संभावना ज्यादा होती है। हालांकि कोई एक सिंगल पैनिक जीन अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, पर ऐसा लगता है कि इसकी तरफ एक जेनेटिक झुकाव, एक वल्नरेबिलिटी विरासत में मिल सकती है, और शायद फोबिया की जेनेटिक्स के साथ भी कुछ ओवरलैप हो सकता है। और दिमाग या बॉडी केमिस्ट्री का क्या रोल है? हाँ, वो भी अहम है। ब्रेन और बायोकेमिस्ट्री। देखा गया है कि कुछ चीजें हैं जिन्हें पैनिक प्रोवोकिंग एजेंट्स कहते हैं, जैसे सोडियम लैक्टेट, या ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करना, या ज्यादा कैफीन लेना। कॉफी? हाँ, ज्यादा कॉफी। ये चीजें पैनिक डिसऑर्डर वाले लोगों में अटैक ट्रिगर कर सकती हैं, पर आमतौर पर बाकियों में नहीं करती। अच्छा, जैसे हिप्पोकैम्पस जो मेमोरी और कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा है, लोकस सेरुलियस जो अलर्टनेस और शरीर की प्रतिक्रियाओं पर नजर रखता है, और एमिगडाला जो हमारे डर के नेटवर्क का, फियर सर्किट का एक तरह से केंद्र है। एमिगडाला सुना है इसके बारे में? हाँ, तो शायद इन लोगों में एमिगडाला जरूरत से ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। इसके अलावा शरीर में नॉरएड्रेनर्जिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, मतलब नॉरएड्रेनलिन जैसे केमिकल्स का लेवल बढ़ जाता है, जो दिल की धड़कन तेज होने जैसे शारीरिक लक्षणों को पैदा कर सकते हैं। पर यहाँ ये कहना जरूरी है कि कोई एक सिंपल बायोलॉजिकल मैकेनिज्म नहीं है जो हर पैनिक अटैक को समझा सके। ठीक है, तो ये तो वही शरीर और दिमाग की बात, लेकिन क्या हमारे सोचने का तरीका या हमने जो सीखा है वो भी इसमें कोई भूमिका निभाता है? मतलब मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? हाँ, बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक कारण भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक प्रमुख सिद्धांत है सीखने का, लर्निंग का, खासकर क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग, वो पावलोव के कुत्ते वाला? हाँ, वही। सोचिए, जैसे स्कूल की घंटी बजने पर बच्चों को छुट्टी का एहसास होता है क्योंकि घंटी छुट्टी से जुड़ गई है, वैसे ही अगर किसी व्यक्ति को पहली बार किसी खास जगह पर, जैसे माया को मेट्रो में पैनिक अटैक आया, तो उसका दिमाग उस जगह को, उस सिचुएशन को खतरे के सिग्नल की तरह देखने लगता है। वो एक न्यूट्रल स्टिमुलस आप कंडीशन स्टिमुलस CS बन गया है। तो अगली बार उस जगह जाने या उसके बारे में सोचने भर से ही डर और चिंता होने लगती है। इसे फियर ऑफ फियर या डर का डर भी कहते हैं।
और मामला यही नहीं रुकता। और क्या होता है? यहाँ तक कि शरीर के अंदरूनी संकेत जैसे दिल की धड़कन का थोड़ा सा भी तेज होना या सांस में हल्का सा बदलाव, ये भी कंडीशन्ड ट्रिगर बन सकते हैं। व्यक्ति इन आंतरिक संकेतों के प्रति हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। अरे वाह, मतलब दिमाग एक तरह से गलत कनेक्शन बना लेता है और फिर छोटी सी चीज भी डर पैदा कर देती है। बिल्कुल। और दूसरा महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक फैक्टर है संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव। ये इस बात पर फोकस करता है कि हम अपने शरीर में होने वाले बदलावों को कैसे समझते हैं, उनकी क्या व्याख्या करते हैं। इंटरप्रिटेशन। हाँ, इंटरप्रिटेशन। पैनिक डिसऑर्डर में लोग अक्सर सामान्य शारीरिक संवेदनाओं की भी गलत और विनाशकारी व्याख्या कर लेते हैं। कैटास्ट्रोफिक मिस इंटरप्रिटेशन। जैसे दिल जरा तेज धड़का तो फौरन सोच लिया, ओ गॉड मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, या सिर थोड़ा भारी लगा तो मुझे ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो रहा। ये ऑटोमेटिक विचार होते हैं, ऑटोमेटिक थॉट्स। हाँ, ये अचानक से दिमाग में कौंधते हैं और पैनिक अटैक को और भड़का देते हैं। एक तरह का कॉग्निटिव बायस भी हो सकता है, जहां व्यक्ति का ध्यान खतरे से जुड़े शब्दों या विचारों पर ज्यादा जाता है, जैसे बेहोशी शब्द सुनते ही वो ज्यादा एंग्शियस हो जाए। अब ये बहस का मुद्दा है कि ये सोचने का पैटर्न क्या पहले से मौजूद होता है जो व्यक्ति को वल्नरेबल बनाता है, या फिर बार बार अटैक आने के बाद डेवलप होता है। लेकिन इस बात के सबूत हैं कि कुछ लोगों का सोचने का ओरिएंटेशन उन्हें पैनिक के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाता है। तो मतलब शरीर, दिमाग, सीखना, सोचना सब मिलकर एक तरह का जाल बुन देते हैं। बिल्कुल, एक जटिल इंटरैक्शन है। तो फिर अगर किसी को ये समस्या है तो इसका इलाज क्या है, कैसे मदद मिल सकती है? इलाज के दो मुख्य तरीके हैं, एक है फार्माकोलॉजी यानी दवाएं और दूसरा है साइकोथेरेपी। पहले दवाओं की बात करते हैं। दवाओं में एक ग्रुप है बेंजोडाइजिपाइन का, जैसे एल्प्राजोलम, क्लोनाजिपम। ये दवाएं तुरंत आराम पहुंचाती हैं, पैनिक अटैक को जल्दी कंट्रोल करती हैं। अच्छा। लेकिन इनका एक बड़ा ड्रॉबैक है कि इनकी आदत पड़ सकती है, डिपेंडेंस हो सकता है और लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर असर भी कम हो सकता है। और कोई दवा? हाँ, दूसरा ग्रुप है एंटी डिप्रेसेंट्स का, खासकर SSRIs, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ये लंबे समय के लिए ज्यादा बेहतर मानी जाती हैं। इनकी लत लगने का खतरा बेंजोडाइजिपाइन से बहुत कम होता है, लेकिन इनका असर शायद धीरे धीरे आता है। हाँ, इनका असर आने में कुछ हफ्ते लग सकते हैं और शुरुआत में कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे मुंह सूखना, नींद आना या ना आना वगैरह। लेकिन ये पैनिक अटैक्स और एंजाइटी को कंट्रोल करने में काफी प्रभावी हैं। ओके। और साइकोथेरेपी में क्या होता है? साइकोथेरेपी में लोगों को पहले तो कुछ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल सिखाई जाती हैं, जैसे रिलैक्सेशन तकनीकें, गहरी सांस लेने के व्यायाम, ताकि वो अटैक आने पर खुद को थोड़ा शांत कर सके। पर सबसे अहम है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT। ये कैसे काम करती है? CBT में उन ऑटोमेटिक नेगेटिव विचारों को पहचानना और उन्हें चुनौती देना सिखाया जाता है जो पैनिक को ट्रिगर करते हैं। वो मुझे हार्ट अटैक आ रहा है वाले विचार। एग्जैक्टली। थेरापिस्ट व्यक्ति को सिखाता है कि इन विचारों की वास्तविकता को परखे, जैसे दिल तेज धड़क रहा है पर क्या इसका मतलब वाकई हार्ट अटैक है, या ये सिर्फ चिंता की वजह से है और थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। अच्छा, मतलब सोच को बदलना। हाँ, सोच को रीस्ट्रक्चर करना, ये समझना कि असल खतरा कितना है या नहीं है, अपने ट्रिगर्स को पहचानना और शारीरिक लक्षणों को उन खतरनाक व्याख्याओं से अलग करना सीखना। माना जाता है कि लंबे समय तक ठीक रहने के लिए, रिलैप्स रोकने के लिए CBT शायद अकेली दवाओं से ज्यादा कारगर हो सकती है या दवाओं के साथ मिलकर बहुत अच्छे नतीजे देती है। ठीक है, तो ये तो हुई पैनिक डिसऑर्डर की बात, जहां डर अक्सर अप्रत्याशित रूप से आता महसूस होता है। अब फोबिया की तरफ चलते हैं। फोबिया शब्द तो हम काफी सुनते हैं, इसका सही मतलब क्या है? फोबिया शब्द असल में ग्रीक देवता फोबोस से आया है, जो डर के देवता थे। फोबिया का मतलब है किसी खास चीज या स्थिति से बहुत ज्यादा तीव्र और अतार्किक डर। अतार्किक मतलब इरैशनल। हाँ, इरैशनल मतलब डर इतना ज्यादा होता है कि वो उस चीज या स्थिति से जुड़े असल खतरे के अनुपात में कहीं ज्यादा होता है। जैसे किसी को मकड़ी से डर लगता है, ये आम है, पर अगर कोई मकड़ी का नाम सुनते ही या तस्वीर देखकर ही पैनिक करने लगे, चीखने लगे या उस जगह से भाग जाए, तो ये फोबिया हो सकता है। और जब ऐसे व्यक्ति का सामना उस चीज से होता है जिसे उसे फोबिया है, तो क्या होता है? प्रतिक्रिया काफी कुछ पैनिक अटैक जैसी ही हो सकती है।
तेज धड़कन, पसीना आना, कांपना, सांस फूलना, भाग जाने की तीव्र इच्छा। पर यहाँ फर्क ये है कि डर किसी खास चीज से जुड़ा है। हाँ, फर्क ये है कि यहाँ डर किसी एक पहचानी हुई चीज जैसे कोई जानवर, ऊंचाई, बंद जगह, खून या स्थिति जैसे लोगों के सामने बोलना, प्लेन में सफर करना से सीधे तौर पर जुड़ा होता है। व्यक्ति आमतौर पर जानता है कि उसका डर बेतुका है, जरूरत से ज्यादा है, पर वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। जानता है कि डर बेतुका है, फिर भी डरता है। स्थिति से बचने की हर संभव कोशिश करता है, अवॉइडेंस बिहेवियर। और जब वो बच निकलता है तो उसे जो थोड़ी देर की राहत मिलती है, उससे उसका डर और मजबूत हो जाता है, रीइंफोर्समेंट। फोबिया भी कई तरह के होते होंगे। हाँ बिल्कुल। DSM-4 के हिसाब से देखें तो मुख्य प्रकार हैं स्पेसिफिक फोबिया, सोशल फोबिया और एगोराफोबिया। एगोराफोबिया की बात हमने पैनिक के साथ की थी, पर वो अलग से भी हो सकता है अगर पैनिक का इतिहास ना हो। स्पेसिफिक फोबिया क्या है? स्पेसिफिक फोबिया मतलब किसी एक खास चीज या स्थिति का अतार्किक डर। इसके तो अनगिनत उदाहरण हो सकते हैं, जैसे जानवरों का डर, कुत्ते साइनोफोबिया, बिल्ली एल्यूरोफोबिया, सांप ओफिडियोफोबिया, मकड़ी अरैक्नोफोबिया। प्राकृतिक वातावरण से जुड़ा डर, ऊंचाई एक्रोफोबिया, पानी एक्वाफोबिया, तूफान एस्ट्राफोबिया, खून इंजेक्शन या चोट का डर हीमोफोबिया, स्थितिजन्य डर, बंद या तंग जगह क्लॉस्ट्रोफोबिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सुरंग, लिफ्ट, उड़ना एवियोफोबिया। और भी कई हैं, जैसे दम घुटने का डर, उल्टी करने का डर, यहाँ तक कि फोबिया होने का डर, फोबोफोबिया। बाप रे, फोबिया का भी फोबिया। हाँ, और दूसरा मुख्य प्रकार है सोशल फोबिया, जिसे अब ज्यादातर सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर कहा जाता है। ये क्या है? ये थोड़ा अलग है। इसमें डर दूसरों की मौजूदगी से जुड़ा होता है, खासकर ऐसी सामाजिक स्थितियों से जहां व्यक्ति को लगता है कि दूसरे उसे ध्यान से देख रहे हैं, जज कर रहे हैं या उसका मजाक उड़ा सकते हैं। तो इसमें परफॉर्मेंस एंजाइटी जैसी चीजें आएंगी और व्यक्ति की सामाजिक और कामकाज की जिंदगी पर बुरा असर डालता है। लेकिन ये लोग जाने पहचाने लोगों के साथ ठीक रहते हैं। हाँ, अक्सर ये लोग उन लोगों के साथ ज्यादा सहज महसूस करते हैं जिन्हें वो अच्छी तरह जानते हैं। डर मुख्य रूप से अनजान लोगों या मूल्यांकन की स्थितियों से जुड़ा होता है। इसको समझने के लिए हमारे पास कालू की केस स्टडी है। बताइए। कालू एक 24 साल का युवक है, मछुआरे परिवार से। बचपन में उसने अपने इलाके के मगरमच्छों के बारे में कुछ डरावनी कहानियां सुनी थी, हालांकि वहां मगरमच्छ बहुत कम थे। धीरे धीरे उसे पानी और पानी में दिखने वाली परछाइयों से इतना ज्यादा डर लगने लगा कि वो अपने परिवार का जो पुश्तैनी काम है मछली पकड़ना, वो कर ही नहीं पा रहा। उसे पता है कि उसके इलाके में मगरमच्छ का खतरा लगभग नहीं के बराबर है और उसका डर अतार्किक है, पर वो पानी में उतरने के नाम से ही घबरा जाता है। ये स्पेसिफिक फोबिया शायद पानी या मगरमच्छ का एक उदाहरण लग रहा है जो उसकी रोजी रोटी पर असर डाल रहा है। बिल्कुल, ये केस दिखाता है कि फोबिया कैसे किसी की जिंदगी को, उसके काम को कितना ज्यादा प्रभावित कर सकता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो कौन सा फोबिया ज्यादा कॉमन है? आंकड़े बताते हैं कि सोशल फोबिया, जिसका लाइफ टाइम प्रेवलेंस करीब 11% तक हो सकता है, स्पेसिफिक फोबिया, जो करीब 4.5% लोगों में पाया जाता है, से ज्यादा आम है। सोशल फोबिया ज्यादा कॉमन है। इंटरेस्टिंग। हाँ, और पैनिक डिसऑर्डर की तरह फोबिया भी महिलाओं में ज्यादा पाए जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं कारणों पर। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। फोबिया क्यों होते हैं? क्या इनके कारण भी पैनिक डिसऑर्डर जैसे ही हैं? आपने शुरू में कहा था कि यहाँ बायोलॉजिकल कारणों पर जोर थोड़ा कम है। हाँ, पैनिक डिसऑर्डर की तुलना में फोबिया में बायोलॉजिकल कारणों का रोल थोड़ा कम साफ है। थोड़ा बहुत जेनेटिक लिंक हो सकता है, कुछ परिवारों में फोबिया ज्यादा दिखते हैं, पर ये बहुत मजबूती से स्थापित नहीं है। तो फिर क्या है? स्वभाव यानी टेम्परामेंट जरूर एक भूमिका निभा सकता है। जो बच्चे जन्म से ही ज्यादा संवेदनशील होते हैं, आसानी से चौंक जाते हैं या डर जाते हैं, जिसे बिहेवियरल इनहिबिशन कहते हैं, उनमें आगे चलकर फोबिया विकसित होने का खतरा ज्यादा हो सकता है। शायद उनमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम थोड़ा अस्थिर होता है। पर एक बहुत ही दिलचस्प बायोलॉजिकल थ्योरी है इवोल्यूशनरी प्रिपेयर्डनेस की, विकासवादी तैयारी। ये क्या चीज है? सुनने में भारी लग रहा है। नहीं, आसान है। इसका मतलब है कि हम इंसान विकास के क्रम में कुछ खास चीजों से डरने के लिए शायद जेनेटिकली तैयार या प्रोग्राम्ड है। तैयार? क्यों? क्योंकि वो चीजें हमारे पूर्वजों के लिए सचमुच जानलेवा खतरा थीं। सोचिए, हजारों साल पहले जंगल में रहने वाले इंसान के लिए क्या खतरनाक था। सांप,
जंगली जानवर, ऊंचाई से गिरना, गहरा पानी। बिल्कुल। सांप, मकड़ी, ऊंचाई, बंद जगहें, गहरा पानी, बड़े जानवर, इन चीजों से डरना उनके जिंदा रहने के लिए जरूरी था। जो डरते थे वो बचते थे और उन्होंने अपने जीन्स आगे बढ़ाए। ओह, तो ये डर हमारे अंदर कहीं छुपा हुआ है। हाँ, एक तरह से। इसीलिए आज भी हमें किताबों या कपों या कुर्सियों का फोबिया होने के बजाय इन्हीं पुराने खतरों से जुड़े फोबिया जैसे सांप, मकड़ी, ऊंचाई ज्यादा होते हैं। फोबिक व्यक्ति में बस ये पुरानी तैयारी वाली प्रतिक्रिया जरूरत से ज्यादा बहुत इंटेंस हो जाती है, भले ही उसका दिमाग ये जानता हो कि अब उतना वास्तविक खतरा नहीं है। वाह, ये तो सच में बहुत दिलचस्प है। तो हमारे अंदर कुछ पुराने डर छुपे हो सकते हैं। अच्छा, अब मनोवैज्ञानिक कारणों पर आते हैं। मनोवैज्ञानिक कारणों में कई अलग अलग मॉडल हैं। एक तो है मनोविश्लेषणात्मक या साइको एनालिटिकल नजरिया, जैसे फ्रॉइड का। फ्रॉइड ने इस पे क्या कहा? फ्रॉइड का मानना था कि फोबिया असल में किसी दबे हुए अंदरूनी संघर्ष या डर का प्रतीक है जो किसी बाहरी चीज पर विस्थापित या डिस्प्लेस हो गया है। उनका वो लिटिल हैंड्स वाला केस था जिसमें बच्चे का घोड़ों का डर असल में पिता के डर का विस्थापन था। दूसरे साइको एनालिटिक मॉडल मानते हैं कि डर किसी मुश्किल रिश्ते या अविश्वास के अनुभव से पैदा होकर किसी फोबिक वस्तु पर शिफ्ट हो जाता है, खासकर सोशल फोबिया में। लेकिन इस थ्योरी की आलोचना भी हुई है। हाँ, खासकर सीखने के सिद्धांत मानने वालों ने इसकी आलोचना की है क्योंकि इसे टेस्ट करना मुश्किल है। लर्निंग थ्योरीज ज्यादा प्रभावशाली रही हैं। लर्निंग थ्योरीज क्या कहती हैं? इसमें सबसे पहले आती है क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसकी बात हमने पैनिक में भी की थी। वॉटसन का वो मशहूर लिटिल एल्बर्ट वाला प्रयोग याद है? हाँ, बच्चे को चूहे से डराया गया था। हाँ, सफेद चूहा दिखाया और साथ में जोर की डरावनी आवाज की। नतीजा ये हुआ कि बच्चा चूहे से और फिर दूसरी रोएदार चीजों से भी डरने लगा। मतलब एक न्यूट्रल चीज, चूहा, एक डरावने अनुभव, आवाज से जुड़ गई और खुद डरावनी बन गई। फोबिया भी ऐसे ही विकसित हो सकता है। कोई बुरी या डरावनी घटना किसी खास चीज या स्थिति से जुड़ जाए तो उसका फोबिया हो सकता है। और फिर वो बचने वाला बिहेवियर उसे पक्का कर देता है। बिल्कुल। पलायन या बचाव, एस्केप अवॉइडेंस से थोड़ी देर के लिए चिंता कम होती है, राहत मिलती है और ये राहत डर को और मजबूत करती है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसके अलावा एक और तरीका है मॉडलिंग या विकोरियस लर्निंग। मॉडलिंग? हाँ, बंडूरा का सिद्धांत, मतलब दूसरों को किसी चीज से डरते हुए देखकर डरना सीख लेना। जैसे अगर बच्चा अपनी माँ को मकड़ी से बुरी तरह डरते हुए देखता है तो वो भी मकड़ी से डरा सीख सकता है। ओह, ये भी होता है? हाँ, हालांकि लर्निंग थ्योरीज अकेले ये नहीं समझा पाती कि कुछ खास चीजों, सांप, ऊंचाई का फोबिया दूसरों, किताब, कप से ज्यादा क्यों होता है। यहीं पर वो प्रिपेयर्डनेस वाली बात फिट होती है। अच्छा, और कॉग्निटिव फैक्टर्स का क्या रोल है यहाँ? कॉग्निटिव फैक्टर्स भी हैं। फोबिक व्यक्ति का ध्यान उस खास चीज या स्थिति पर चयनात्मक रूप से ज्यादा जाता है, सिलेक्टिव अटेंशन। वो उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं और अक्सर बुरे से बुरे परिणाम की कल्पना करते हैं, कैटास्ट्रोफाइजिंग। खासकर सोशल फोबिया में व्यक्ति के मन में ये गहरे विश्वास हो सकते हैं कि वो अक्षम है या दूसरे उसे नेगेटिव तरीके से ही देखेंगे। ये विश्वास ऑटोमेटिक विचारों के रूप में काम करते हैं जिन पर व्यक्ति का सचेत नियंत्रण नहीं होता। तो यहाँ भी सोच का एक बड़ा रोल है, खासकर सोशल फोबिया में। हाँ, बिल्कुल। तो फिर फोबिया के इलाज के लिए क्या तरीके अपनाए जाते हैं? यहाँ भी इलाज के दो मुख्य पहलू हैं, दवाएं और साइकोथेरेपी। दवाएं कौन सी? कुछ एंटी एंजाइटी दवाएं या एंटी डिप्रेसेंट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, खासकर सोशल फोबिया की गंभीरता को कम करने के लिए। पर आमतौर पर फोबिया के इलाज में साइकोथेरेपी को ज्यादा असरदार माना जाता है, खासकर बिहेवियरल थेरेपी। बिहेवियरल थेरेपी, इसमें क्या होता है? इसमें कई तकनीकें हैं। सबसे जानी मानी है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, ये क्या है? इसमें व्यक्ति को पहले पूरी तरह रिलैक्स होना सिखाया जाता है, फिर उसे उसके डर वाली चीजों की एक लिस्ट बनाने को कहा जाता है, सबसे कम डर वाली से लेकर सबसे ज्यादा डर वाली तक, एंजाइटी हिरार्की। ओके। फिर पूरी तरह रिलैक्स रहते हुए उसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उस लिस्ट में नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए डर वाली चीजों का सामना करने के लिए कहा जाता है। पहले शायद कल्पना में, फिर तस्वीर देखकर, फिर वीडियो
और आखिर में असलियत में। जैसे अगर किसी को सांप से डर लगता है, हाँ, तो पहले शायद उसे सांप के कार्टून के बारे में सोचने को कहा जाए, फिर असली सांप की तस्वीर देखने को, फिर वीडियो, फिर शायद दूर से कांच के पीछे असली सांप देखने को, और हर स्टेप पर उसे रिलैक्स रहना सिखाया जाता है। मकसद ये है कि डर वाली चीज धीरे धीरे रिलैक्सेशन से जुड़ जाए। ये तो काफी धीरे धीरे होता होगा। हाँ, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। एक और तेज तरीका है फ्लडिंग या एक्सपोजर थेरेपी। फ्लडिंग, इसमें क्या करते हैं? इसमें व्यक्ति को सीधे बिना किसी तैयारी के उसके डर वाली स्थिति या चीज का सामना कराया जाता है, ऑब्वियसली सुरक्षित माहौल में और थेरेपिस्ट के देखरेख में, और तब तक वहीं रखा जाता है जब तक उसका डर अपने आप कम ना हो जाए। ये तो बहुत मुश्किल लगता होगा। हाँ, ये काफी इंटेंस हो सकता है और सबके लिए उपयुक्त नहीं है। इसे सावधानी से इस्तेमाल करना होता है, पर ये जल्दी काम कर सकता है। मॉडलिंग भी एक तकनीक है जिसमें व्यक्ति किसी और को, जैसे थेरेपिस्ट को, बिना डरे उस चीज का सामना करते हुए देखता है, जिससे उसका डर कम होता है। और कॉग्निटिव थेरेपी का यहाँ क्या रोल है? कॉग्निटिव तकनीकें सीबीटी सोशल फोबिया में बहुत उपयोगी होती हैं, क्योंकि वहाँ लोग क्या सोचेंगे, मेरा मजाक उड़ेगा जैसे नेगेटिव और गलत ऑटोमेटिक विचार ज्यादा होते हैं। सीबीटी इन विचारों को पहचानने, परखने और बदलने में मदद करती है। स्पेसिफिक फोबिया में इसकी भूमिका थोड़ी कम होती है, क्योंकि जैसा हमने कहा, व्यक्ति अक्सर जानता है कि उसका डर अतार्किक है। वहाँ मुद्दा सीधे डर की प्रतिक्रिया का होता है। पर अक्सर इलाज में इन तकनीकों को मिलाकर इस्तेमाल करते होंगे? हाँ, बिल्कुल। अक्सर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाई जाती है, जिसमें बिहेवियरल और कॉग्निटिव तकनीकों का और जरूरत पड़ने पर दवाओं का भी कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हमने पैनिक डिसऑर्डर और फोबिया दोनों को काफी विस्तार से समझा। अगर अब हम इन दोनों की तुलना करें तो क्या मुख्य फर्क और क्या समानताएं नजर आती हैं संक्षेप में? देखिए, समानता तो ये है कि दोनों में ही तीव्र जबरदस्त डर और उसके साथ शारीरिक लक्षण शामिल हैं। अवॉइडेंस बिहेवियर भी दोनों में कॉमन हो सकता है। और फर्क? सबसे बड़ा फर्क शायद ट्रिगर का है। पैनिक अटैक अक्सर कम से कम शुरू में अप्रत्याशित लगते हैं, आउट ऑफ द ब्लू आते महसूस होते हैं, जबकि फोबिया का डर एक साफ पहचानी हुई बाहरी चीज या सिचुएशन से जुड़ा होता है। एगोराफोबिया एक तरह से इन दोनों के बीच पुल का काम कर सकता है, क्योंकि वो जगहों का डर होता है जहां पैनिक अटैक आने का डर हो। एक और फर्क शायद मैकेनिज्म में है। पैनिक अटैक में शारीरिक संवेदनाओं की व्याख्या या मिस इंटरप्रिटेशन, कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन का रोल ज्यादा लगता है, वो कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग। हाँ, जबकि स्पेसिफिक फोबिया में ज्यादा सीधी स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाली बात दिखती है, जो शायद लर्निंग या वो प्रिपेयर्डनेस से ज्यादा जुड़ी है। सोशल फोबिया में फिर से कॉग्निटिव फैक्टर्स, खासकर मूल्यांकन का डर, फियर ऑफ इवैल्यूएशन, ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? इस पूरी चर्चा से जो बातें निकल कर आई है, उनसे ये तो साफ है कि चिंता विकार, चाहे वो पैनिक हो या फोबिया, ये सिर्फ ज्यादा सोचना या मन का वहम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असली शारीरिक और मानसिक अनुभव है। इनके पीछे बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, लर्निंग से जुड़े, सोचने के पैटर्न से जुड़े कई कारण हो सकते हैं। और अच्छी बात यह है भी इन्हें समझा जा सकता है और इनके प्रभावी इलाज भी मौजूद हैं। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि मदद उपलब्ध है और इलाज से काफी फर्क पड़ सकता है। और जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ जाती हूँ, जो हमारे स्रोत में वो प्रिपेयर्डनेस वाली बात से जुड़ती है। हाँ, बताइए। हमने देखा कि हम इंसान शायद कुछ पुराने प्राचीन खतरों जैसे सांप, ऊंचाई, बंद जगह है से डरने के लिए विकासवादी रूप से तैयार हैं। पर क्या आज की जो आधुनिक दुनिया है, अपनी टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया का लगातार दबाव, जानकारी का ओवरलोड, क्या ये सब मिलकर कुछ नई तरह की चिंताएं या फोबिया जैसी प्रक्रियाएं पैदा कर रही हैं? नई तरह की चिंताएं जैसे शायद ऑनलाइन जजमेंट का डर, या जानकारी छूट जाने का डर, फोमो, या टेक्नोलॉजी पर अत्यधिक निर्भरता से जुड़ी चिंताएं। ऐसी चिंताएं जिनके लिए हम शायद विकासवादी रूप से तैयार नहीं हैं, क्योंकि ये खतरे नए हैं, लेकिन जो हमें उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा परेशान और दुर्बल कर सकती हैं। ये वाकई एक गहरा सवाल है कि क्या आधुनिक जीवन अपने नए तरह के सांप और ऊंचाइयां गढ़ रहा है। एक बहुत ही विचारोत्तेजक बिंदु। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं।